हेलो फ्रेंड्स, 30 जून की न्यूज आइटम्स देख लेते। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 10 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है, नरेंद्र मोदी कंडेम्स किलिंग्स इन द नेम ऑफ गौ भक्ति। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फिर से एक स्टेटमेंट दिया है। पहले भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि काउ विजिलेंस, जो एक गौ भक्त से जो प्रोटेक्टिंग द काउ, काउ की रक्षा करने के नाम पे जो ये लोगों को मॉब लिंचिंग हो रहा है, जो जो लोगों को घेर के उनको मार दिया जा रहा है, तो ये कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। कोई भी लॉ अपने हाथ में नहीं ले सकता। महात्मा गांधी जी, आचार्य विनोबा भावे, ये जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, ये काउ प्रोटेक्शन के बारे में सबसे ज्यादा बात करते थे, और इन्होंने जो प्रमोट किया है वो है नॉन वायलेंस। तो हाँ, काउ प्रोटेक्शन जरूरी है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, पर नॉट थ्रू वायलेंस। तो ये उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। पर बस उसके थोड़े घंटों बाद ही हमने देखा और एक इंसिडेंट ऑफ काउ विजिलेंस लिंचिंग अ पर्सन, और उनकी डेथ हो गई। तो ये केस रजिस्टर हुआ है। केस हैज बीन रजिस्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ वीडियो फुटेज ऑफ द लिंचिंग। तो ये जो है, यहाँ पे एक झारखंड में एक पर्सन है, ये ड्राइवर थे, व्हीकल अपनी चला रहे थे, मोहम्मद अलीमुद्दीन। तो ये एक्चुअली यहाँ पे जो व्हीकल थी, ये वैन थी, वो वेस्ट बंगाल की रजिस्टर्ड थी, और यहाँ पे झारखंड में एक मॉब ने उनको घेर लिया, उनकी वैन को, और उनको शक था कि ये वैन में बीफ कैरी कर रहे वो, और उस बेसिस पे उन्होंने उनको बहुत पीटा और उनकी डेथ हो गई। तो ये मॉब लिंचिंग केसेस अब सामने आ रहे हैं। इसका वीडियो फुटेज है जिसके बेसिस पे केस भी रजिस्टर किया गया है। और इसी स्टेट में, झारखंड में, थोड़े दिन पहले ही 30 लोगों ने यहाँ पे, थोड़े लोगों ने यहाँ पे, एक्चुअली 100+ स्ट्रॉन्ग मॉब था तब, तो उन्होंने एक मैन को घेर लिया और उसको पीटने लगे ऑन सस्पिशन के इसने काउ स्लॉटरिंग किया है, काउ की हत्या की है। तो ये जो है, वहां पे तब पुलिस इंटरवीन करके उसको बचा लिया उन्होंने, तो वो डेथ नहीं हुई, लेकिन अब ये एक मॉब लिंचिंग में डेथ की केस सामने आए हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है, रावत इन सिक्किम एज चाइना डिमांड्स ट्रूप विड्रॉवल। तो ये है रिगार्डिंग इंडियन आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत। तो ये फिलहाल सिक्किम में है, इन नो इन दिस रीजन, ट्राइलैटरल जंक्शन जो है, एक्चुअली इंडिया का सिक्किम पार्ट, भूटान और चाइना का तिब्बत रीजन, ये तीनों यहाँ मिलते हैं, ये ट्राइलैटरल जंक्शन है। ये रीजन है डोकलम, डोकलम या इसको डोंगलैंग कहते हैं चाइना में। तो ये रीजन जो है, ये ट्राइलेटरल जंक्शन पे, ये एक्चुअली चाइना और भूटान का डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो भूटान ने यहाँ पे रेज किया था वॉइस कि ये रीजन हमारा टेरिटरी है, और ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी में चाइना रोड कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहा है। तो वही स्टैंड को इंडिया ने भी लिया। तब चाइना ने, हमने देखा, कहा कि इंडिया क्यों इंटरवीन कर रही है, ये भूटान एक सोवरिन कंट्री है, लेकिन भूटान और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। तो वही सब मैटर है। और अब चाइना ने ये भी कहा है कि इंडिया को बैक ट्रैक करना होगा, अपने एरर्स करेक्ट करने होंगे, ताकि यहाँ पे पीस लाया जा सके। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत को भी यहाँ जब क्वेश्चन पूछे गए, तो उन्होंने भी असर्टिव स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि इंडिया टू फ्रंट वॉर को भी झेल सकता है, मतलब अगर पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ वॉर होगी तो भी हम रेडी है, और अगर और जो इंटरनल सिक्योरिटी इशू है उसको भी हम साइमल्टेनियसली टैकल कर लेंगे, सबके लिए हम रेडी है। तो ये रिमार्क्स जो आए जनरल बिपिन रावत से, उसके रिस्पांस में चाइना ने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया को भूलना नहीं चाहिए कैसे चाइना ने उसको 1962 वॉर में हराया था। तो 1962 इंडिया चाइना वॉर में इंडिया स्टैंड नहीं कर पाई थी, चाइना कंप्लीटली प्रिपेयर करके उन्होंने अटैक किया था, और इंडिया वाज टेकन बाय सरप्राइज। तो हम प्रिपेयर्ड भी नहीं थे वॉर के लिए, हमारे पास वेपन्स भी, इतनी वेपनरी भी नहीं थी, हमने उसकी तैयारी नहीं की थी, हम डेवलपमेंट के लिए एक्शंस ले रहे थे। तो ये जो 1962 इंडिया चाइना वॉर था, वो कंप्लीटली शॉकिंग था। और यही वॉर था जिसमें चाइना ने हमारी टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर रीजन में अक्वायर कर ली, अक्साई चिन रीजन, वो भी हम देखेंगे। और फिलहाल जो ये स्टैंड ऑफ हो रहा है, ये डोकलाम रीजन, तो ये सिक्किम के पास है। तो ये यहाँ पे डोकलाम रीजन, हम कह रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि काफी क्लोज है चिकन स्नेक, या जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, तो पतला सा ये कॉरिडोर देखा जाता है ऑन द मैप। तो ये मेनलैंड इंडिया और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है, तो ये इससे काफी नजदीक है, इसलिए ये इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, डोकलाम रीजन। और इवन चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी क्लोज है चुम्बी वैली के। तो ये चुम्बी वैली तिब्बत रीजन में जो है, यहाँ पे चाइना रेल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, अभी रेल कनेक्टिविटी ला रहा है। तो इसीलिए ये हम दोनों स्टेट्स के लिए, दोनों कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ स्टैंड ऑफ देख रहे हैं हम। तो वही, अब ये एस्केलेशन ऑफ टेंशन कैसे कम होगी, वो आगे हम न्यूज में देखेंगे।
तो ये पूरा डिटेल्स है स्टैंड ऑफ का। कैलाश मानसरोवर पिलग्रिम्स को एंट्री भी स्टॉप कर दी गई नथुला पास से, यहाँ सिक्किम में चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने स्टॉप किया, वो भी हमने देखा है। तो वही ये रिस्पॉन्स, ये एक्शन लिया गया क्योंकि वो कह रहे हैं इंडिया अपनी एरर्स करेक्ट करे फिर हम यहाँ पे स्टेप्स लेंगे। तो ये इमरजेंसी एक्शन लिया गया, उन्होंने कहा है कि पिलग्रिम्स को रोका गया। और ये इंडिया चाइना बॉर्डर है, तो यहाँ पे 3 सेक्शंस है। एक है वेस्टर्न सेक्टर, ये जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, फिर है मिडिल सेक्टर हिमाचल उत्तराखंड रीजन में, फिर ये आता है गैप, यहाँ पे नेपाल कंट्री है, तो यहाँ इंडिया चाइना बॉर्डर नहीं है। फिर ये सिक्किम, जहाँ पे फिलहाल हम जो डोकलाम रीजन में यहाँ पे टेंशन देख रहे हैं। और फिर लास्ट ये जो बाउंड्री है वो है विद अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न सेक्टर ये कहा जाता है। यहाँ बीच में फिर भूटान है, तो ये ईस्टर्न सेक्टर का पार्ट है। तो ये ईस्टर्न सेक्टर में जो लाइन है हम मैकमोहन लाइन जो कहते हैं वो यही रीजन में, और ये मैकमोहन लाइन को चाइना एक्सेप्ट नहीं करती है, और वो अरुणाचल प्रदेश पूरा स्टेट क्लेम करती है कि ये चाइना को बिलोंग करता है। इवन 1962 वॉर जो हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि यहाँ पे उन्होंने ये फ्रंट पे मेजरली उनका टारगेट था, उन्होंने अक्वायर ना एनक्रोच भी किया था, पर बाद में उन्होंने यूनिलैटरली बैक ट्रैक किया, पीछे चले गए। लेकिन यहाँ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे जो उन्होंने एनक्रोच किया था, अक्साई चिन रीजन है यहाँ पे, उसको उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है। वो अनइनहेबिटेड रीजन है, लेकिन वो यहाँ जिनियान प्रोविंस है चाइना की, उसके काफी पास है, तो कनेक्टिविटी के लिए वो लोग चाहते थे ये रीजन, उनके लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और ये चाइना के कंट्रोल में। यहाँ से उन्होंने बैक ट्रैक नहीं किया, पर अरुणाचल प्रदेश से किया, लेकिन वो अभी भी क्लेम करते हैं ये उनको बिलोंग करता है। ये हिमाचल उत्तराखंड के साथ जो बाउंड्री है, यहाँ पे ज्यादा कोई डिस्प्यूट नहीं, पीसफुल है। तो ये स्टेटस है। तो ये इंडिया चाइना बाउंड्री हुई। फिर अगला न्यूज आइटम है, इंडिगो एयरलाइंस शोज इंटरेस्ट इन बाइंग स्टेक्स इन एयर इंडिया। तो हमने एयर इंडिया को काफी डिटेल में डिस्कस किया अब तक, और आगे भी ये न्यूज में आने वाला है। तो यहाँ पे अब न्यूज है कि इंडिगो जो एक लो कॉस्ट एयरलाइन है इंडिया की, इन्होंने फॉर्मली रिक्वेस्ट दिया है गवर्नमेंट को कि वो एयर इंडिया के एटलीस्ट जो इंटरनेशनल ऑपरेशन है उसमें इंटरेस्टेड है, और वो बाय करना चाहते हैं, वो खरीदना चाहते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने ओपन में रखा है, ये बताते हुए कि एयर इंडिया की मार्केट वैल्यू है और डिमांड है, तो ये पोटेंशियल है, स्ट्रेटेजिक सेल हो सकता है। उन्होंने कहा है काफी सारी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट भी आई है, पर ये फॉर्मल रिक्वेस्ट भी हमको मिली है। तो वो कह रहे हैं, लेकिन हाईलाइट कर रहे गवर्नमेंट कि वो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक सेल करने वाले हैं वो सिर्फ बिडिंग से होगा, टेंडर प्रोसेस से होगा, और कोई तरीके से नहीं होगा। फिर अगला न्यूज आइटम है, इराकी पीएम डिक्लेयर्स द एंड ऑफ इस्लामिक स्टेट। तो इस्लामिक स्टेट, इसको स्टेट ऑफ फॉल्सहुड कहा गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक इन्होंने कहा कि मोसुल जो कैपिटल इस्लामिक स्टेट ने अपना डिक्लेयर किया था, और जहां से अबू बकर अल बगदादी इन्होंने अपना कलिफेट एस्टैब्लिश किया, और अपने आप को कलिफ, किंग ऑफ मुस्लिम्स एज सच ऐसे क्लेम करके उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया 3 साल पहले इन 2014। फाइनली ये अल नूरी मॉस्क है यहाँ पे मोसुल में, और अल हदबा मिनरेट है, तो यहाँ पे इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया था। तो अब इसको इराक ने कैप्चर कर लिया, तो यूएस सपोर्ट से इराकी फोर्सेस यहाँ पे पहुंच चुकी है। तो ये उनको एडवांस पता था, ये यूएस फोर्सेस, इराकी फोर्सेस पहुंचने वाली है, इसीलिए इस्लामिक स्टेट खुद ने ही ये मॉस्क को और ये मिनरेट को ब्लो अप कर दिया, बॉम्ब कर दिया। तो वही है, ये डेब्री आप देख सकते हैं। तो ये इस्लामिक स्टेट अब इनका जो राज है वो खत्म हो रहा है, वो अनाउंस किया गया। तो ये इसको दैश भी कहते थे, तो दैश और इस्लामिक स्टेट ये दोनों एक ही है, ये उनका अरबिक एक्रोनिम है। तो काफी टाइम से मोसुल एक्विजिशन के लिए स्टेप्स लिए जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पहले उन्होंने एयरपोर्ट स्ट्रिप को कैप्चर किया है, फिर इवन द ट्रेल्स रेलवे सिस्टम को उन्होंने टारगेट किया, वो कैप्चर किया इराकी फोर्सेस ने, और धीरे धीरे फाइनली यहाँ पे 90% रीजन जो है वेस्ट मोसुल का कैप्चर किया गया। तो ये चल रहा है सिंस लास्ट ईयर, दिसंबर से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और फाइनली अब जून में भी हमने जो फाइनल रिजल्ट आया है वो ये है कि अलनूरी मॉस्क को उन्होंने कंप्लीटली कैप्चर कर लिया, उन्होंने उनको कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया है। तो जो इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट्स अब बचे हैं ओल्ड सिटी में, वो अभी भी नेबरहुड में छुपे हुए हैं, तो वो फाइनली उनको भी टारगेट करके एलिमिनेट किया जाएगा, ताकि कंप्लीटली मोसुल को कैप्चर किया जा सके। और यूएन ने भी कहा है कि यहाँ पे अराउंड 1 लाख सिविलियंस ह्यूमन शील्ड्स की तरह यूज किए जा रहे हैं बाय इस्लामिक स्टेट। तो ये जो फाइट है मोसुल के लिए, ये लड़ी जा रही थी बाय इराकी फोर्सेस, कुर्दिश पेशमर्गा और इवन शिया मिलिशिया, और ये अभी भी फाइट कर रहे हैं फाइनली टू हैव कंप्लीट कैप्चर। और यूएस जो है उनको एयर कवर प्रोवाइड कर रहा था।
और इस फाइट में अराउंड 8000 सिविलियंस की भी डेथ हो गई है, 8000 से भी ज्यादा। ये फिर अगला न्यूज आइटम है ट्राई टू रिजॉल्व प्रिविलेज इशू सेज कर्नाटका हाई कोर्ट। तो ये जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के चार्जेस लगाए गए हैं ऑन टू टेब्लॉइड एडिटर्स, जो एडिटर्स है यहाँ पे, उनके ऊपर कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली ने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज चार्जेस लगाए हैं और उन्होंने इनको दोनों को यहाँ पे 1 ईयर प्रिजन सेंटेंस और 10,000 फाइन इम्पोज किया। तो इसके ऊपर पिटीशन फाइल किया गया है इन कर्नाटका हाई कोर्ट, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि इसको स्पीकर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रिविलेजेस कमेटी के चेयरमैन है वो इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करे, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। मतलब लेजिस्लेटिव बॉडीज के बाद के पास प्रिविलेजेस है, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, और ये प्रिविलेज मोशन पास कर सकते हैं और ये कंटेम्प्ट के लिए भी अरेस्ट और फाइन्स कर सकते हैं इवन आउटसाइडर्स को। पर यहाँ पे यहाँ पे काफी फिरोर हो गया क्योंकि ये जो है उन्होंने पब्लिश किया था, तो उसमें 3 MLAs जो है यहाँ पे कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्होंने कहा कि ये डिफेमेटरी है उनके लिए, और इस बेसिस पे ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है ये एलिगेशन से, इसीलिए कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है और इसको रिजॉल्व करने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेप्स ले, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर्स भी जरूरत है, उनको पावर्स दिए गए हैं लेजिस्लेटिव बॉडी को, पर वो पावर्स वाइजली यूज करने। तो ये एक इनिशिएटिव कर्नाटका हाईकोर्ट ने लिया है। और जब पेटिशनर्स ने कहा कि कर्नाटका हाईकोर्ट एक स्टे ऑर्डर पास करे कि ये जो प्रिजन सेंटेंस है वो इम्प्लीमेंट ना करे, तो हाईकोर्ट ने कहा है कि उनको एडिशनल एडवोकेट जनरल ने यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया, एश्योरेंसेस दिया है, वो उनपे उनको फेथ है और ये रिजॉल्व कर देंगे मैटर, इसको ज्यादा और बढ़ाएंगे नहीं, खींचेंगे नहीं, तो ये एक्सपेक्टेशन है। तो वही आगे क्या डेवलपमेंट होता है हम देखेंगे, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है रिगार्डिंग द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, तो वही है। तो जुडिशरी का ये स्टैंड है। तो ये फिलहाल न्यूज ये है कि जुडिशरी ने इंटरवीन नहीं किया, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर्स भी एक इंपॉर्टेंट इशू होता है कि हाउ मच इज द पावर विद द लेजिस्लेचर, कितना पावर है जुडिशरी के पास और दोनों बैलेंस कैसे करे। तो अगर लेजिस्लेटिव बॉडी खुद अपने एरर्स रेक्टिफाई करेगी तो देयर विल बी नो नीड फॉर जुडिशियल इंटरवेंशन। फिर अगला न्यूज आइटम है हेवीएस्ट सैटेलाइट ऑफ इसरो लॉन्च्ड। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये है GSAT 17 जो अरायन 5 रॉकेट से फ्रेंच गुयाना कोरो से यहाँ पे से लॉन्च की जाएगी। तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी हमारे लिए लॉन्च कर रही है, 17th लॉन्च होगा हमारे लिए। और उसके बाद और एक सैटेलाइट जो इसरो लॉन्च करवाएगी फ्रॉम यूरोपियन स्पेस एजेंसी, वो GSAT 11। तो ये 5000 kg प्लस सैटेलाइट होगी जो एंड ऑफ द ईयर लॉन्च की जाएगी। तो हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की। GSLV Mark 3 ने सैटेलाइट भी लॉन्च किया रिसेंटली, GSAT 18 सैटेलाइट, GSAT 19 सैटेलाइट थी वो, GSAT 18 हमने ऑलरेडी यहीं से अरायन रॉकेट से ही लॉन्च किया है। तो ये सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, तो टोटल 17 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है हमारी स्पेस में। तो वही उसके बारे में न्यूज है। तो धीरे धीरे हमारी जब कैपेबिलिटीज बढ़ेगी तो ये एक्सपेक्टेड है, इवन इसरो चेयरमैन ने कहा, मिस्टर किरण कुमार ने, कि मे बी GSAT 11 जो है वो हमारी लास्ट फॉरेन लॉन्च होगी, उसके बाद हमको इसकी जरूरत नहीं पड़े। तो ये भी होप उन्होंने सामने रखा है। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया गेट्स अ शार्पर आई इन द स्काई। तो ये कार्टोसैट 2E सैटेलाइट के बारे में है, जो जहां से हमको अभी इमेजेस आई है। तो ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। तो ये अराउंड 500 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस है, ये जहाँ ऑर्बिट में है, और यहाँ से 60 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन की इमेजेस भेजी गई है। तो पहले जो कार्टोसैट सीरीज सैटेलाइट्स थी वो उनकी इमेज रेजोल्यूशन 1 मीटर की होती थी या ज्यादा। तो अब 60 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन की इमेजेस से हमको और क्लैरिटी मिल रही है, और इसरो चेयरमैन कह रहे हैं कि अब हमको फॉरेन सोर्सेस के लिए डिपेंडेंट नहीं होगा, हम खुद अपनी इमेजेस, रिमोट सेंसिंग इमेजेस जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से हम ये यूज कर सकते हैं। तो ये है, ये काफी सारा हमारा जो पैसा भी बचेगा, क्योंकि इवन कैग ने बताया है कि जो इंडिया से जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स इमेजेस भेजती है वो काफी चीप है कंपेयर्ड टू द फॉरेन सोर्सेस। तो फॉरेन प्रोडक्ट्स काफी कॉस्टली होते हैं, 6 times ज्यादा कॉस्टली होते हैं। ये कैग की रिपोर्ट में मेंशन किया गया था इन 2010 11। तो अब हमारे पास ये कैपेबिलिटी आ गई है, तो ये इमेजेस भी रिलीज की गई है। तो ये कार्टोसैट 2E जो है ये 6th और लास्ट सैटेलाइट है कार्टोसैट 2 सीरीज में। तो ये 2A 2B 2C 2D लॉन्च की गई, और ये 2E भी रिसेंटली लॉन्च की गई थी। और अब कार्टोसैट 3 सीरीज सैटेलाइट्स इनिशिएट की जाएगी। तो ये रिमोट सेंसिंग के लिए यूजफुल होगी, मतलब टाउन प्लानिंग
अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इवन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए, अमृत प्रोजेक्ट्स के लिए, जो टाउन प्लानिंग के लिए, इवन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, और काफी सारे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग वगैरह के लिए ये सैटेलाइट इमेजेस काफी बेनिफिशियल हो सकती है। और ये जो 2 इमेजेस सामने रिलीज की गई है, तो ये है किशनगढ़ रेलवे स्टेशन के पास की राजस्थान में ये इमेज है, हाई रेजोल्यूशन इमेज। और इवन दोहा कतर की ये हाई रेजोल्यूशन इमेज भी इसरो ने रिलीज की है। तो ये 60 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन इमेज है। फिर अगला न्यूज आइटम है पाकिस्तान बैन्स ताज बैक्ड बाय सईद। तो ये जो ताज तहरीक आजादी जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इंडिया कहता है कि ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जमात उद दावा का, जो हफीज सईद इनका है। और हफीज सईद ये अभी हाउस अरेस्ट में है इन पाकिस्तान सिंस Jan 27, 2017। तो ये जमात उद दावा को अभी भी बैन नहीं किया गया, ये ऑर्गेनाइजेशन अंडर वॉच है। पर ये ताज को अभी फिलहाल पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बैन किया, पहली बार आफ्टर इंडियाज रिक्वेस्ट। तो इंडिया ने एक्चुअली रिक्वेस्ट भेजा था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सामने, ये रिक्वेस्ट रखी थी। तो ये FATF जो है ये ग्लोबल एंटी टेरर फाइनेंसिंग बॉडी है। तो वो है जो यहाँ पे जब रिक्वेस्ट रखी गई तो उसके कॉन्सिक्वेंस में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया है। तो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये 1989 में एस्टेब्लिश किया गया था बाय G7 कंट्रीज, द 7 मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये G7 में रशिया इंक्लूडेड नहीं है, जब रशिया इंक्लूडेड होता है तो उसे G8 कहते हैं। तो ये FATF का मेन फंक्शन ये है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बैट कर सके। और मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा बाद में उन्होंने और एक जो ऑब्जेक्टिव ऐड किया है वो है कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी वो स्टॉप कर सके, और बाकी जो रिलेटेड थ्रेट्स है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को थ्रेटन करते हैं उसको वो फाइट कर सके उनके अगेंस्ट। तो ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, ये एक्चुअली पॉलिसी बनाए, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए उसके लिए वो स्टेप्स लेती है। ये FATF रिकमेंडेशंस आते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो ये अपडेट भी किए जाते हैं। तो FATF रिकमेंडेशंस कंट्रीज को इम्प्लीमेंट करने होते हैं, और FATF इनको मॉनिटर भी करते हैं उन कंट्रीज का प्रोग्रेस थ्रू अ पीयर रिव्यू प्रोसेस। तो ये पीयर रिव्यू होता है, मतलब बाकी मेंबर कंट्रीज ही रिव्यू करती है, और इस प्रोसेस से ये मॉनिटर भी किया जाता है कि रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं या नहीं। तो ये FATF प्लेनरी, जहाँ पे हमने फिलहाल अपना रिक्वेस्ट भी रखा था, ये प्लेनरी की मीटिंग होती है 3 टाइम्स इन अ ईयर। तो 3 साल में 3 बार वो मिलते हैं। तो ये है FATF, टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बेसिकली वो स्टेप्स लेती है। और ये जो है यहाँ पे इनका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन लाया जाए। तो फाइनेंसेस जब बैंकिंग सिस्टम से कैश कंपोनेंट कम किया जाएगा तो उसकी वजह से भी काफी सारा जो है जो इलीगल बिजनेस है वो इन फ्रंट आएगा। तो इसीलिए वो लीगलाइज करना होगा, तो वहां पे इनको ट्रैक करना इजी होगा। तो इसीलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन भी ये प्रमोट करते हैं। और इंडिया का मॉडल एक प्रोमिनेंट मॉडल है, क्योंकि इंडिया में मिनिमल KYC फाइनेंशियल इंक्लूजन लाए जाने की कोशिश की जा रही है। KYC मतलब नो योर कस्टमर। तो KYC नॉर्म्स मिनिमल से नो फ्रिल्स अकाउंट जैसे हम खोल सकते हैं, तो वो स्टेप्स इंडिया ने लिए हैं, तो उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। फिर लास्ट न्यूज आइटम है मोदी विजिट टू अपग्रेड रिलेशनशिप विद इजराइल। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब विजिट करने वाले फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई इजराइल। तो ये फर्स्ट विजिट होगी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की टू इजराइल। तो आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर इजराइल विजिट नहीं किया है। तो ये हमने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी लास्ट 25 इयर्स पहले ही एस्टैब्लिश किए थे। 2017 जो है ये 25th ईयर है ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। तो ये 1992 में हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इनिशिएट किए थे। और हमारा डिफेंस रिलेशन काफी स्ट्रांग है, प्रोमिनेंटली पता है। पर इवन इन अदर सेक्टर्स लाइक वाटर, तो वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स में भी इजराइल काफी एडवांस्ड है। इवन एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ड्रिप इरिगेशन वगैरह जो है हमने इजराइल से ही उसके अंदर कॉपरेशन किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी हम कॉपरेट कर रहे हैं। और यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल पे भी ये एरियाज में पार्टनरशिप को ले जाने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे। तो वो है। प्लस इवन इजराइल के लिए इंडिया जो है लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर मार्केट है वर्ल्ड की। तो हमारे जो मेजर जो है सोर्सेज है आर्म्स के लिए वो है इजराइल, USA और रशिया। तो वो है। और रिसेंटली जो हमने अप्रैल 2017 में डील साइन की वो है MRSAM, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स के लिए। तो ये जॉइंटली डेवलप किए जा रहे हैं। तो ये इंडियन PSU भारत डायनामिक्स इनको डेवलप करेंगे जॉइंटली। तो ये अब विजिट होगी जब तो और डिटेल्स भी सामने आएंगे। तो ये डिटेल्स है। तो यहाँ पे जो डिफेंस कॉपरेशन है उसकी डिटेल्स दी गई है, जैसे फैल्कन अवैक्स हमने
अक्वायर करने के लिए डील साइन की है, डील फाइनलाइज कर रहे हैं। फिर ये MRSAM के बारे में भी है जो भारत डायनामिक्स, ये PSU अब डेवलप करेंगे, तो ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेंगे। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।